नमस्कार दोस्तों, मैं के सैनी मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस के लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। पिछले लेक्चर में अपन ने बात की थी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, यील्डिंग के बारे में और जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है उसके लिए क्या नेसेसरी कंडीशंस हैं उनके बारे में, ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कैसे प्राप्त किया जाता है उसके लिए क्राइटेरियाज़ क्या हैं उनके बारे में बात की थी। और पिछले दशकों में मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस के पॉपुलर होने के क्या क्या रीजंस रहे हैं उनके बारे में अपन ने बात की थी। आज हम बात करेंगे कि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के लिए लोड कितना रिक्वायर्ड होता है, उस लोड की कैलकुलेशन अपने कैसे करेंगे या उसके जनरल वर्क फार्मूलाज क्या हैं उनके बारे में अपने बात करेंगे। तो जैसे सिंपल टेस्ट अपने करते हैं, टेंसाइल टेस्ट करते हैं, तो उसमें अपने देखते हैं कि जो स्पेसिमेन होता है उसका प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है। तो वो जब उसका प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है तो उसमें कुछ स्ट्रेन्स होती हैं और उस स्ट्रेन के कॉरस्पॉन्डिंग उसमें कुछ स्ट्रेस डेवलप होते हैं। तो मान लेते हैं कि उस स्ट्रेन के कॉरस्पॉन्डिंग उसमें स्ट्रेस के है और उस स्पेसिमेन का क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, तो उसके यील्ड स्ट्रेस जो होंगे उस स्ट्रेन के कॉरस्पॉन्डिंग वो के हैं। तो वर्क डन को कैसे अपने कैलकुलेट करेंगे। तो इस प्रकार के केसेस में जो वर्क डन होता है वो होता है डेल्टा डब्ल्यू। और वो कैसे कैलकुलेट करेंगे कि उस स्पेसिमेन के जो लेंथ में जितना इंक्रीज हो रहा है, यानी कि उसकी लेंथ में जो इंक्रीज है डेल्टा एल, और उस स्ट्रेन के कॉरस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेसेस हैं उनके कारण जो फोर्सेस हैं उनका प्रोडक्ट यानी कि उनका गुणनफल। तो इंक्रीमेंटल वर्क डन जो होगा डेल्टा डब्ल्यू इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स यहाँ क्या है, यील्ड स्ट्रेस इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया के ए, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो है डेल्टा एल। तो ये जो इक्वेशन है ये है। अब हम देखते हैं कि यहाँ जो ए है वो है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द स्पेसिमेन और के है यील्ड स्ट्रेस ऑफ द मटेरियल कोरस्पॉन्डिंग टू द स्ट्रेन। जितनी स्ट्रेन उसमें आई है उसके कोरस्पॉन्डिंग उसका यील्ड स्ट्रेस है। अब हम अगर इसको बात करें कि इंक्रीमेंटल वर्क डन की बात करें कि पर यूनिट वॉल्यूम में ये कितना आ रहा है, तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो जितना वर्क डन है उसमें वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो अपने पास में इंक्रीमेंटल वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम आएगा। तो डेल्टा डब्ल्यू डिवाइडेड बाई वी इक्वल्स टू डेल्टा डब्ल्यू इक्वल्स टू ए एल। यहाँ वी को अपन ने रिप्लेस कर दिया एरिया इनटू उसकी लेंथ से, और इक्वल्स टू के डेल एल अपॉन एल। यहाँ अपन ने डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू जो है वो पुट कर दी, तो वो पुट करेंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग अपने पास ये इक्वेशन ये आ जाती है। तो इसको अपने रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे। यहाँ जो एल है वो स्पेसिमेन की लेंथ है। अब हम मान सकते हैं कि वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हो रहा था, ये अपने नेसेसरी कंडीशंस में सेकंड कंडीशन थी कि वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। तो अपने यहाँ मानते हैं कि वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो इसलिए वी डब्ल्यू अपॉन वी इक्वल्स टू जो भी चेंज हो रहा है वो लेंथ में चेंज हो रहा है, उसके वॉल्यूम में चेंज नहीं हो रहा था। इसको इंक्रीमेंटल लेंथ के रूप में, इंटीग्रेशन के रूप में लिख सकते हैं। तो वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ के डेल्टा एल अपॉन एल। लिमिट इसकी होंगी L0 से L1, यानी कि इनिशियल लेंथ से फाइनल लेंथ तक। और जब इसका सॉल्यूशन अपने निकालते हैं तो के डैश एल एन L1 अपॉन L0। Ln या नेचुरल लॉग है, तो ये इसका वर्क डन का पर यूनिट वॉल्यूम फॉर्मूला है। तो यहाँ पे अपने पास में के डैश है एवरेज यील्ड स्ट्रेस। तो के डैश उस टोटल स्ट्रेन के लिए जो एवरेज यील्ड स्ट्रेस है वो है, और L0 और L1 उस स्पेसिमेन की प्रारंभिक लंबाई और अंतिम लंबाई है। इस इक्वेशन को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं कि W डिवाइडेड बाई V इक्वल्स टू स्ट्रेन की फॉर्म में लिखेंगे तो इंटीग्रेशन के डेल्टा एप्सिलॉन, और इसकी लिमिट जो होंगी प्रारंभिक स्ट्रेन से फाइनल स्ट्रेन।
एप्सिलॉन 0 से लेके एप्सिलॉन 1 तक। यहाँ पे जो एप्सिलॉन है वो स्ट्रेन है, और ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले को अपने वर्क फॉर्मूला के नाम से जानते हैं। अब इस फॉर्मूले से जो वर्क एस्टिमेट किया जाता है वो अंडर एस्टिमेटेड लोड होता है, जिसका रीज़न ये होता है कि जो फोर्स जो लगते हैं उसमें या जो लोड रिक्वायर्ड होते हैं वो 3 डायमेंशनल होते हैं, 3 कंपोनेंट्स होते हैं उस लोड के। तो जो अंदर जो डिफॉर्मेशन हो रहा है उसके कारण जो फोर्सेस हैं वो उसमें काउंट होते हैं, और फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए जितना लोड रिक्वायर्ड है वो उसमें काउंट होते हैं, और इंटरनल डिस्टोर्शन को ओवरकम करने के लिए जो लोड रिक्वायर्ड होगा वो उसमें एडअप हो जाएगा। तो यहाँ सिर्फ अपने होमोजीनियस डिफॉर्मेशन की बात कर रहे थे, इसमें फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस और इंटरनल डिस्टोर्शन को अपने कंसीडर नहीं कर रहे थे। तो ये जो वर्क फॉर्मूला है वो लोड को अंडर एस्टिमेट करता कि जितना लोड रिक्वायर्ड होना चाहिए उससे कम वैल्यू अपने को देता है। तो इस चीज़ को भी अपने ध्यान में रखना चाहिए कि जो लोड रिक्वायर्ड होगा वो इससे ज़्यादा होगा। अब ये जो है वर्क डन अपन ने निकाल लिया, तो इस वर्क डन को करने के लिए कितनी पावर रिक्वायर्ड होगी या प्लास्टिक डिफॉर्मेशन करने के लिए कितनी पावर रिक्वायर्ड होगी, उसकी कैलकुलेशन अपने कैसे करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं पावर इज़ द टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क, कार्य करने की दर को ही पावर कहते हैं। If the total work done is known, then power can be obtained by dividing the total work done by the time. यदि अपने पास में कुल कार्य किया जाना है उसका मान है, तो उसको करने के लिए पावर को भी अपने कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि टोटल वर्क डन अपने पास है तो उस वर्क डन में टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे कि इतने टाइम में इतना वर्क होना चाहिए, तो वो अपने पास में पावर भी आ जाएगी, उसकी कैलकुलेशन भी आ जाएगी। तो स्पेसिफिक वर्क डन जो है वो अपन ने पहले फॉर्मूला ड्राइव किया था, इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा डब्ल्यू अपॉन वी, ये अपना स्पेसिफिक वर्क डन है। और स्पेसिफिक वर्क डन जो है वही पावर के रूप में आ जाएगा। स्पेसिफिक पावर क्या होगी, डेल्टा डब्ल्यू डिवाइडेड बाई टी और वी डिवाइडेड बाई टी, ये अपने स्पेसिफिक पावर का फॉर्मूला है। तो स्पेसिफिक पावर कैसे निकालेंगे, जितना स्पेसिफिक वर्क है उसको कितने टाइम में अपने को करना है उससे टाइम से डिवाइड करके अपने स्पेसिफिक पावर निकाल लेते हैं। यहाँ W है वर्क डन और V है वॉल्यूम। इस टॉपिक पे और अधिक जानकारी के लिए आप ये रेफरेंसेस कोट कर सकते हो या इन रेफरेंसेस के बुक्स को आप स्टडी कर सकते हो जिनमें ये चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं। धन्यवाद।